जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज एक बार फिर से आर्मी टीए के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं। आर्मी टीए का सेकंड मॉक पेपर हम लगाएंगे और खुद को आप चेक कीजिए कि कितनी आपकी तैयारी है। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले जीके के सेक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले आर्मी जीडी अग्निवीर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ये आपको बताना है। सबसे पहले है यहाँ पे लाल मिट्टी। सबसे पहले है लाल मिट्टी, उसके बाद है रेगूर मिट्टी, उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी। तो भारत में काली मिट्टी को हम जानते हैं रेगूर मिट्टी के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां से है? यानी कि गंगा नदी जो है वो कहां से निकलती है? गोमुख से, हरिद्वार से, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो चार ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। गंगा नदी जो है वो निकलती है गोमुख से, उत्तराखंड गोमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है वो कौन से रीजन में आती हैं? देखिए यहाँ पे आपसे कोई भी स्टेट के बारे में बात नहीं की गई है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे आती हैं? तो ये आपको बताना है। उत्तर भारत में, उसके बाद है दक्षिण भारत, मध्य भारत या फिर पूर्वी भारत। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में आती हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो हमारा सेंट्रल इंडिया में आता है, यानी कि मध्य भारत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया? जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है उसको हम नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। मुंबई में ये बंदरगाह जो है वो स्थित है और नहावा शेवा का जो नया नाम है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसको नहावा शेवा के नाम से जाना जाता है। और नहावा शेवा का ही दूसरा नाम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी अंतर्देशीय नौकायन के लिए जानी जाती है? इसका मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में नेविगेशन के अकॉर्डिंग उसको माना जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है नर्मदा, गोदावरी, गंगा और कावेरी। नेविगेशन का मतलब है कि एक देश से जब वो दूसरे देश में एंटर करती है तो उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी जो है वो भारत से होके बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में हम उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है? ये आपको बताना है। चार ऑप्शन है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी है, ठीक है जी। केरल का कथकली है। तो दो ऑप्शन बचे आपके पास, एक कर्नाटक और एक है तमिलनाडु। कर्नाटक का है यक्षगान और राइट आंसर इसका रहेगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य से जुड़ा हुआ एक फेमस डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अशोक का शासनकाल किस वंश से जुड़ा हुआ है? अशोक का जो शासनकाल है वो किस वंश से जुड़ा है? आपको बताना है। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या फिर चोल वंश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए जो राजा अशोक था उसने स्तूपों का निर्माण करवाया था और ये मौर्य वंश का एक फेमस राजा था। मौर्य वंश का एक फेमस राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अशोक जो था वो मौर्य वंश से ही जुड़ा हुआ एक फेमस राजा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था? बड़ा आसान क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है। 1942 में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन है, एक है शेर, हाथी, बाघ और मोर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है टाइगर, बाघ, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, विरासत पशु क्या है, तो उस केस में आपके पास आंसर आएगा हाथी। हाथी जो है वो नेशनल हेरिटेज एनिमल में ऐड ऑन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पैंथेरा टाइगर जो है वो इसका एक साइंटिफिक नेम जो है वो बाघ का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश? कोणार्क के सूर्य टेंपल की बात करते हैं तो 10 रुपए के नोट के पीछे सन टेंपल का जो चित्र है वो दिया गया है और ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कथक नृत्य महाकाव्य से जुड़ा है, युद्ध कला से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कथाओं से जुड़ा है या फिर ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है? तो कथक जो है, कथक बेसिकली यूपी में मनाया जाता है। कथकली जो है वो आपका केरल में मनाया जाने वाला एक डांस है और कथक जो डांस है ये जुड़ा है धार्मिक कथाओं से, रिलीजियस स्टोरी से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की थी? यानी कि G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 का वो कहां पे हुआ था? चीन में, अमेरिका, भारत या फिर जापान? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था पिछले साल लास्ट 2023 में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन है उसमें आपने गलती नहीं करनी, स्कोरिंग जितनी ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो ऑफिशियल करेंसी जो है इंडिया की वो है रुपया, ऑफिशियल करेंसी है रुपया, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, रुपया इसका राइट आंसर। रुपए की बात करते हैं, जो रुपए का नया सिंबल है वो कुछ इस तरीके, पहले जो है वो आरएस के सिंबल से डिजाइन किया गया था और नया जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है, जिसको उदय कुमार ने 2010 में आरबीआई को दिया था। तो आरबीआई ने 2010 में इस नए रुपीस के सिंबल को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का पुराना नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? ये आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यूनिवर्सल नेशनल साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन एनर्जी एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यूनिवर्सल नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्डर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आपको बताना है यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको यूनेस्को ने अपने अंडर लिया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। अगला प्रश्न है, Who wrote जन गण मन? तो जन गण मन जो है वो किसने लिखा है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो जन गण मन जो है वो किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का जो नेशनल गेम है वो क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का जो खेल है वो भी क्या है? हॉकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आपको बताना है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो कहां पे है? जापान में है। और अभी 2020 के बाद 2024 में ओलंपिक हुआ फ्रांस, पेरिस में, जिसमें भारत को कोई भी गोल्ड मेडल जो है वो नहीं मिला। नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला। लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में
नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक जो था वो जिताया था। तो आपको बताना है 2020 में टोटल कितने पदक जो थे वो जीते थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मेडल जो है वो इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको बताना 1925 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा? साइमन कमीशन का विरोध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1928 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर बाबर ने? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। ताजमहल का निर्माण करवाया है शाहजहां ने। और ताजमहल की बात करेंगे, आगरा में स्थित है। तो आगरा जो है वो आगरा कौन सी स्टेट के अंदर आता है? तो आगरा आता है यूपी में, ना कि दिल्ली में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, भारत में कितनी भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता दी गई? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया गया है? तो यहाँ पे 18, 20, 22 और 24 राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 22। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला प्रश्न है, साइंस के सेक्शन को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? हमारे पहले पेपर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बल का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको बताना है न्यूटन का जो पहला नियम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से, जड़त्व का नियम, जो कि ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। और एक्चुअल में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व के नियम के साथ हम रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर की इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? वॉट, न्यूटन, जूल या फिर पास्कल? तो पावर की जो इकाई है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वोट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। पावर की इकाई को हम वोट के साथ कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में जाती है? जो साउंड है उसकी सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो कौन से मीडियम में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम? तो सही आंसर इसका रहेगा सॉलिड। और सॉलिड यानी कि ठोस, ठोस में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। उसके साथ साथ सॉलिड में स्टील जो है उसमें सबसे ज्यादा साउंड जो है वो तेजी से जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मापन किस इकाई में किया जाता है? हीट को। हीट को हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में, डिग्री सेल्सियस में, जूल में या फिर वोट में? तो हीट के जो हमारे एसआई यूनिट हैं वो हैं जूल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? यानी कि यहाँ पे बताया गया हु प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास डेमो, नील बोहर, थॉमसन या रदरफोर्ड। ठीक है, तो किसने ये दिया था? आधुनिक परमाणु संरचना का मॉडल, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो नील बोहर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नील बोहर ने ये मॉडल जो है वो दिया था। अगला है, वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को हम किससे मेजर करते हैं? इनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? तो बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर या फिर एनेमोमीटर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कार्बन हैव? कार्बन के पास कुल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना। तो देखिए, कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन जो है वो आता है 6th नंबर पे। और जब इसको हम स्प्लिट करते हैं, पहली शेल में 2 और लास्ट में जो है वो 4। अब 2n² का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग पहली शेल में 2 आने चाहिए,
दूसरी सेल में 8 आने चाहिए, लेकिन इसके पास है कितने 4, तो इसकी जो बैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि 4 जो है वो इसके पास है या 4 किसको लीड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है साबर आवर्ती नियम यानी कि पीरियोडिक लॉ जो है वो किसने दिया था, मेंडलीफ ने, डॉबिनर ने, न्यूलैंड्स ने या फिर हेनरी मोसले ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पीरियोडिक लॉ है वो किस साइंटिस्ट ने दिया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए मेंडलीफ। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हेनरी मोसले जो था वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कार्य किया जाता है यदि, आपको बताया गया है कि कार्य जो है वो कब होता है, जब वस्तु स्थिर होती है यानी कि एक जगह पे रुकी है तो कार्य होता है, वस्तु पर बल लगाया जाए लेकिन वह ना हिले, जैसे मैं एक दीवार को धक्का दे रहा हूं तो वो दीवार जो है वो अपनी जगह से नहीं हिल रही है, तो क्या उसको बल कहते हैं। बल के कारण कोई वस्तु जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, विस्थापित हो जाए या फिर कोई ऊर्जा परिवर्तन ना हो। तो देखिए वर्क का जो मेन मोटिव है वो ये है कि फोर्स तो होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, यानी कि कोई वस्तु जो है वो अपनी जगह से मूव करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 29 का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, वस्तु जो है वो स्थिर रहती है, जड़त्व अपरिवर्तित रहता है, बल और त्वरण समान होते हैं यानी कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन इक्वल होता है। तो यहाँ पे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो है रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसमें आपके पास इक्वेशन बनती है F12 इज इक्वल टू माइनस के F21, ये न्यूटन का थर्ड लॉ का बेसिक सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का द्रव्यमान मुख्य रूप से किसका बना होता है। जो परमाणु का द्रव्यमान है यानी कि मास ऑफ एन एटम इज मेड अप ऑफ, तो किसका बने आपको बताना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक या फिर ऑर्बिटल्स। तो देखिए जो मास है परमाणु का द्रव्यमान वो बना होता है किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियस बन जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन द बेसिक फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, मास बनेगा कैसे, देखो जैसे मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम का सिंबल होता है 11, नीचे आता है यहाँ पे 11 और इसका जो मास है वो है 23। तो ये 23 बना कैसे, 23 कैसे बनेगा, जब मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, मास की आ जाएगी। अब इसमें सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं, तो 11 और 12 23, तो 23 जो है वो इसका क्या है, मास नंबर है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। जो साउंड वेव है वो कौन से प्रकार की तरंग है आपको बताना है, तो ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या फिर मैकेनिकल वेव है। तो यहाँ पे साउंड वेव का जो राइट आंसर है वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर लाइट वेव आता तो आंसर आना था आपका ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। धातु का सबसे अच्छा चालक जो है विद्युत का वो कौन सा है। देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो है वो बिजली के क्या हैं, अच्छे चालक हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर जो है वो हम किसको मानते हैं, चांदी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सिल्वर जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का तापमान बढ़ाने पर उसका आयतन क्या होता है। यदि किसी गैस के हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर उसका ताप को बढ़ाया जा रहा है तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा, क्या वो जैसा है वैसा रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो जब गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की इकाई आपको बतानी है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसके यूनिट क्या है, हर्ट्ज, न्यूटन, पास्कल या फिर डेसिबल।
तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा वो है आपके पास हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 1/T। ये फ्रीक्वेंसी का बेसिक सा फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चंस को अब हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 मल्टीप्लाई 17 माइनस 16 इंटू 18। यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है और जल्दी से जल्दी अपना आंसर जो है वो आपने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा आंसर जो है वो आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल आसान सा मेथड है। 18 और 18 दोनों तरफ दिए गए, 18 को कॉमन निकालो और अंदर आपके पास बचेगा 17 माइनस के 16। 17 में से 16 के 1, 18 को 1 से गुणा किया तो आंसर आ गया 18। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना आपको 12 और 15 का। बड़ा आसान क्वेश्चन है। 12 और 15 का एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ पे 2 से करेंगे, सबसे पहले आपके पास आएगा 6, फिर आएगा यहाँ पे 15, फिर 2 से करेंगे 3, फिर आएगा 15, फिर 3 से करेंगे 1 और 5, लास्ट में 5 से करेंगे, 5 से 15, 30 और 2 से किया तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपको बताया गया है यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है, 3:4 है और छात्रों की कुल संख्या जो है वो 210 है, तो लड़कों की संख्या आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है लड़के बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज जो है वो है आपके पास 3 और लड़कियां हैं 4। जब भी रेशो है तो रेशो को हमेशा हम x में लेते हैं। अब रेशो के अकॉर्डिंग 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां, यानी कि टोटल जो बच्चे हुए वो हो गए 7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल बच्चे बताए गए हैं 210। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 7 से 21, x की वैल्यू आ गई 30। अब 30 को लड़कों के साथ गुणा करेंगे तो 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 जो है वो हो जाएंगे लड़के, और 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120 जो है वो हो जाएगी लड़कियां। तो यहाँ पे जो आंसर है आपको बोला गया था लड़कों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 90 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक टंकी को पाइप ए और बी दोनों भर रही है, दोनों को साथ में काम पे लगाया जाए तो कितने समय में वो टंकी जो है वो भर जाएगी। तो देखिए ए जो है वो टाइम लगा रही है 10 घंटे, बी जो है वो टाइम लगा रही है 15 घंटे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, 10 के पहाड़े में 3 बार, 15 के पहाड़े में 2 बार। दोनों से काम कराना है तो 3 और 2 5, टोटल काम है 30 और हमने कराना है दोनों से, यानी कि 6 घंटे में जो है वो टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दी गई है। आपको एरिया, हाँ यहाँ पे एरिया जो है वो आपको बताना है। एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया जो आपके पास है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास है 10 और ब्रेथ है आपके पास 5, तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो 50 आपके पास एक तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एक ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो एरिया के जो यूनिट है वो हमेशा आते हैं आपके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो है वो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1000 पर 2 साल के लिए 10% पर अगर धन दिया जाता है तो आपको बताना ब्याज कितना आएगा। एसआई का सिंपल सा फॉर्मूला लगना है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10%, टाइम है 2 साल और नीचे करेंगे 100 से डिवाइड, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास आएगा 200, जो कि है नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो 200 रुपए जो है वो टोटल इसका ब्याज जो है वो बनना है। अगला क्वेश्चन है,
5 संख्याओं का औसत आपके पास दिया गया है 15, ठीक है जी। तो 5 संख्याएं, उनका औसत दिया गया है 15। तो पांचों संख्याओं का जो सम होगा वो 15 को 5 से गुणा करते हैं, तो पांचों संख्याओं को मिलाने में क्या बनेगा 75, जिसमें से 4 संख्याएं दी गई हैं 10, 12, 18 और 20। तो 20 और यहाँ पे 18 और 12, 30 और 20, 50 और 10, 60। तो 4 संख्याओं का जो सम है वो आपके पास बन रहा है कितना 60, और एक जो संख्या आपके पास बचेगी वो आ गई 15, यानी कि जो पांचवी संख्या या अंतिम संख्या है वो है 15। तो पांचवी संख्या का 2 गुना बताना आपने, तो पांचवी संख्या का जो 2 गुना है वो आ जाएगा यहाँ पे 30। तो 15 को 2 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 25% कितना है। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे। 80 का 25%, 80 गुणा 25/100, 25 से काटा जाएगा 4 बार, 4 से आपका 80 कटेगा 20 बार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है और 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कुल कितना समय वो लगाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगेगा। जब भी कोई एक ट्रेन किसी पुल को, किसी टनल को, किसी ब्रिज को, किसी भी चीज को क्रॉस करती है तो वो हमेशा वो डिस्टेंस के साथ ऐड हो जाता है। तो स्पीड बताई गई है 72, स्पीड को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुणा करना होता है, और डिस्टेंस है आपके पास 150 मीटर ट्रेन और 150 मीटर लंबा पुल, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 और टाइम आपको कैलकुलेट करना है। 18 से कट जाएगा 4 बार, 4 को 5 से करेंगे 20, तो 20 की वैल्यू आ गई 300 बटा टाइम, टाइम को ले जाएंगे ऊपर और 20 आ जाएगा नीचे, तो 300 बटा 20, 0 से 0, 2 से 30 कटा तो आंसर आ जाएगा 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% की छूट पर बेचा, ठीक है, जिसने डिस्काउंट दे दिया, जिसकी कीमत जो है वो कितनी थी 800 रुपए थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने रुपए में उसने बेचा है। तो ये आप निकाल सकते हैं, 800 का 15% आप निकाल लो, 800 का 15%, तो 2 0 से 2 0 और 15 8 होते हैं 120, यानी कि 120 रुपए उसने आपको छोड़े हैं, 120 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो 800 रुपए वाली चीज आपको जो है वो कितने में मिलेगी, 800 रुपए वाली चीज जो है वो आपको कितने में मिलेगी 680 रुपए में मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे टोटल 800 में से 120 रुपए जो है वो कम कर लेने हैं, 800 में से 120 रुपए, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 680 रुपए। अगला प्रश्न है, एक आयत के विकर्ण क्या होते हैं। ये आपको बताना है कि आयत के जो डायगोनल होते हैं, जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल का मतलब है ऐसी लाइनें जो इनको आपस में क्या करती हैं, बीच में से काटती हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में वो ट्रांसफर की जाती है। तो ये होती क्या है, क्या ये लंबाई में बराबर होती हैं, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, लंबाई में असमान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चाहे स्क्वायर की बात करें, रेक्टेंगल की बात करें, इनके जो डायगोनल हैं वो हमेशा लंबाई में बराबर होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जैसे कि मेरे पास अगर एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, और जब अगर मैंने इसको बीच में से कट किया, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लंबाई निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। जब दूसरे कॉर्नर को चेक किया तो दूसरे कॉर्नर की भी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर ही
निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 2 घंटे और 30 मिनट में कुल कितने मिनट होते हैं, ये आपको बताना है। 2 घंटे यानी कि 2 गुना 60, 120 मिनट ये हो गए, और 30 मिनट और हैं, तो 120 और 30 जो है वो आपके हो गए टोटल 150। आंसर जो है वो आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, 625 का वर्ग क्या है? 625 का वर्ग आपसे पूछा है, आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी, क्योंकि वर्ग पूछा ना कि वर्गमूल। स्क्वायर रूट होता तो आंसर आना था 25। 625 का वर्ग होता है 625 का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और गुना करने पे आपके पास आएगा 390 625। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदता है, और सॉरी 10 वस्तु नहीं, 10 आइटम्स 10 रुपए के हिसाब से 500 में खरीदता है, और आपको बोला कि उन्हें 60 रुपए प्रति आइटम अगर उनको बेचना है तो कितना जो है उसको वो फायदा होगा। तो 10 आइटमें उसने खरीदी, 10 आइटमें उसने खरीदी 500 के हिसाब से, तो एक आइटम का जो उसको प्राइस मिला वो कितना मिला, 50 रुपए। और अब उसने बेचा है 60 के हिसाब से, यानी कि 50 जो है वो बन गई सीपी और 60 जो है वो बन गया एसपी। तो 50 की चीज जो है वो 60 में बेची, यानी कि 10 रुपए का फायदा हुआ उसको। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, तो इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20% का। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 20% का जो है उसको प्रॉफिट होगा। अगला लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। पहले 100 जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग जो है वो आपको निकालना है। देखिए, जब भी ये एवरेज के क्वेश्चंस में आपको कराया जाता है, एवरेज के चैप्टर में आपका एक बेसिक सा टॉपिक है, 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं उनका आपने योग निकालना है। एपीजीपी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर जो सिंपल फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 डिवाइडेड बाय 2। n है आपके पास 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100+1 यानी कि 101, और डिवाइडेड बाय है 2 से 100 गया 50 बार, 50 को 101 से गुना करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 50। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।